हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करते हैं। तो ए है फ्रेंड इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है मध्य बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था एंड डी है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा जो होता है वो परिवार से स्वायत्तता स्थापित करता है और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करता है। उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। किशोरावस्था जो है उसको हम अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ओके, इसे हम किशोरावस्था को कहते हैं। तो बच्चा इसमें जो होता है परिवार से स्वायत्तता स्थापित करता है और व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करता है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं। कथन ए कहता है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो ये करेक्ट है। एंड तर्क आर कहता है कि बच्चों को वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बच्चों के वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों राइट है। ओके, और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है। एक ही कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर दोनों राइट है और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये सही है। ओके, एंड बी है कि विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। एंड सी है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एंड डी है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक अंतर्क्रिया का परिणाम है। तो विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। तो ये करेक्ट है कि विकास जो होता है वूम टू टूम चलता है, यानी गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न चलता है। विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि विकास की विशेष दिशा होती है, ना कि नहीं होती है। तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है। तो आंसर निगेटिव ही होगा। और कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, और ये भी करेक्ट है। एंड विकास हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की कारकों की पारस्परिक अंतर्क्रिया का परिणाम है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। इसमें जो नहीं होगा फ्रेंड वो बी वाला हो जाएगा कि विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। ओके, विकास जो है वूम टू टूम चलता है। तो ये क्या है, ये गलत है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की योग्यताओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो जीन पियाजे जो हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, जिसमें इन्होंने 4 स्टेज बताए हैं। फर्स्ट जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, वो 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। ओके, इसकी जीन पियाजे के अनुसार किस चरण पर में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। ओके, यानी जीन पियाजे की थर्ड स्टेज यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो होता है वो के बच्चे की केंद्रीयता की सीमाओं से उभर को तार्किक चिंतन कर पाता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास के एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास के एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। तो ये करेक्ट है। एंड तर्क आर है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तो ये भी करेक्ट है। ए एंड आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। एंड सेकंड है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। एंड थर्ड है दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना। एंड फोर्थ है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत, जो सभी मानवता के लिए मान है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की दर की क्या विशेषता है? तो वो है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ओके, राइट आंसर इज वो हो जाएगा फर्स्ट।
व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करना, क्योंकि कोहलबर्ग का जो थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है। उन्होंने उसमें यांत्रिक सापेक्षता विन्यास का जो चरण की विशेषता बताई है वो व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करना। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ले वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है। तो ले वाइगोस्की का जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिसमें फर्स्ट उन्होंने बताया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी है अंतर्विषयकता, एंड सी है अनुकूलन, एंड डी है खोज विधि। तो ले वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया क्या है जिसमें दो भागीदार एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ तक पहुंचते हैं, तो वो अंतर्विषयकता कहलाती है। ओके, अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की वह अंतर्विषयकता कहलाती है। करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा क्या है। भाषा जो है ए है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बी है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, सी है बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होता है, एंड डी है कि बच्चों की विकास में कोई भूमिका नहीं है। तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार लैंग्वेज जो है, ले वाइगोस्की लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इन्होंने लैंग्वेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, फिर इन्होंने थॉट को प्रेफरेंस दिया है। ओके, वही जीन पियाजे थॉट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं एंड लैंग्वेज को सेकंड प्रेफरेंस दिया है उन्होंने। तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा जो होता है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्होंने कहा है कि बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर उन्होंने थॉट को प्रायोरिटी दिया है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड व्यवहारवादी, सेकंड है शिक्षक केंद्रित, थर्ड है प्रगतिशील, एंड फोर्थ है परीक्षा केंद्रित। किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है, तो वो व्यवहारवादी। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कथन ए कहता है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, कि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनको पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं होता है। तो ये क्या है, ये करेक्ट है। एंड तर्क आर क्या है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है विभिन्न शक्तियों व्यक्तिगत और व्यक्तियों हर प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है विभिन्न शक्तियों व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार यह क्या है, यह फिल इन द ब्लैंक्स उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे चाहिए। तो छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार यह जो है निज वाक्यों का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे जो है बढ़ावा देना चाहिए। ओके, शिक्षकों को इसे क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार यह जो है प्राइवेट स्पीच है का उदाहरण है और शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ए है जेंडर समता, बी है जेंडर समानता, सी है जेंडर रूढ़िवादिता, एंड डी है जेंडर सशक्ता। वो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता दर्शा पाए। एंड सेकंड है तर्ककार कहता है शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यता व बच्चों को से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। तो ए है इसमें कि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। एंड सेकंड है साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना। एंड थर्ड है सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। एंड फोर्थ है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो मानकीकृत परीक्षा जो होता है फ्रेंड ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। मानकीकृत जो है वो निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। तो वस्तुनिष्ठ लिखित ये भी निगेटिव टैग वर्ड में आता है, ये भी गलत है। थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना। तो ये भी गलत है। ओके, कि साल के सतत व समग्र मूल्यांकन जो होता है का प्रभावी तरीका जो है साल के शुरू व अंत में डायरेक्ट मूल्यांकन करना। तो ये भी गलत है, ये भी निगेटिव है।
सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका वह है कि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा प्रश्न महारत प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ए है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ, तो ये आलोचनात्मक सोच को जो है बढ़ावा नहीं देता है। ओके, तो ये गलत है। सेकंड क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं। एंड सी है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी गलत है। जो महत प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को जो बढ़ावा देता है वो यह है कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ए है फ्रेंड, विद्यालयी पाठचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूहों के बच्चों को सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। बी है, समावेश से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। सी है, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। एंड डी है, समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित होता है क्योंकि समावेशन से केवल वही लाभान्वित होते हैं। तो विद्यालय पाठचर्या और अन्य गतिविधियों में लड़कियों व वंचित समूह के बच्चे जो होते हैं सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। तो पाठचर्या क्या है फ्रेंड, पाठचर्या जो है ना वो निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, समावेश से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व जो है रुकावट आती है, तो बाधा आना रुकावट आना ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी गलत। थर्ड क्या है, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है, तो ये पॉजिटिव लग रहा है। एंड फोर्थ क्या है, समावेशन केवल, तो केवल तो आ गया, तो फ्रेंड ऐसे भी ये निगेटिव, केवल जहाँ भी है वो 100% निगेटिव टैग वर्ड माना जाता है। समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है क्योंकि समावेशन से केवल वही लाभान्वित होते हैं, तो ऐसा नहीं है। समावेशन हर बच्चों के लिए होता है, ना कि बस विकलांगता से जूझते बच्चों के लिए होता है और बस वही लाभान्वित होते हैं, तो ये गलत है, ये निगेटिव है। ओके, केवल आ गया फ्रेंड, तो निगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। तो उनके लिए अलग संकाय बनाकर, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके और उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। तो जो एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन जो कर सकती है वो कर सकती है उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर कर सकती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से कच्छा-कच्छी प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। फर्स्ट है, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना। सेकंड है, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्या तत्व द्वारा परिशिष्ट करना। थर्ड है, बहुत से दृष्टिक प्रस्तुतिकरण देना। तो दृष्टिक प्रस्तुतिकरण जो है फ्रेंड ये निगेटिव है, ये गलत है। ओके, और फोर्थ क्या है, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। ओके, तो ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ए है, उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। बी है, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहना, रटन पद्धति को भी कभी जोर नहीं दिया गया है। ओके, तो ये गलत है। सेकंड क्या, सी क्या है, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, तो प्रत्यय स्मरण पर आधारित ये निगेटिव है, गलत है। डी है, बहुविकल्पी प्रश्न देकर, ये भी गलत है। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना कि उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है किसी समस्या को करने की। तो शिक्षक, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समावेशी कक्षा में एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा। तो बाधक जो होता है फ्रेंड कौन सा है, तो ए सहयोगात्मक अधिगम। तो सहयोगात्मक अधिगम कभी भी बाधक नहीं होता, ये तो पॉजिटिव है। बी है, परवाह व समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, ये भी पॉजिटिव है। एंड सी है, मानकीकृत निर्देश। एंड डी है, उचित समायोजन। तो उचित समायोजन भी जो है पॉजिटिव है। सहयोगात्मक अधिगम भी पॉजिटिव है। परवाह व समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, ये भी पॉजिटिव है। मानकीकृत निर्देश जो है निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये क्या है, ये गलत है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है। प्रभावशाली शिक्षण कब होता है, जब व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाता है। जब आप अनदेखा और खारिज करेंगे तो प्रभावशाली शिक्षण होगा, तो ये तो गलत है, निगेटिव है।
बी क्या है, जब संप्रत्ययों को अमूर्त बनाकर वो असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए तो ये भी निगेटिव है। असंदर्भित तरीका क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, राइट, ये गलत है। सी क्या है, जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो, भय और तनाव ऐसे भी निगेटिव, ये तो निगेटिव ही है, ये भी गलत है। प्रभावशाली शिक्षण कब होता है, वह तब होता है जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाए, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, राइट आंसर है डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। जब शिक्षक के WL नीति, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं याद रखना व प्रत्यय स्मरण, तो याद रखना प्रत्यय स्मरण निगेटिव है, गलत। अनुबंधन भी गलत, अनुकरण भी गलत, अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित पद्धति कौन सी होती है, तो ए सहयोगात्मक शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा शिक्षक केंद्रित पद्धति नहीं है, ये जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड है। ओके, और ऋणात्मक मानचित्रण ये भी चाइल्ड सेंटर है। प्रयोगों का संचालन ये भी नहीं है। व्याख्यान क्या है, शिक्षक केंद्रित है। ओके, करेक्ट आंसर ही डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है, बाधा क्या डालता है, फर्स्ट है समस्या समाधान में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में बोलकर सोचना, बी है सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना, एंड सी है ये बाधा नहीं डालेगा। सी क्या है, समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए तरीकों पर अटक जाना, एंड डी है साथियों के साथ विचार मंथन और चर्चा, विचार मंथन और चर्चा ये बाधा नहीं डालेगा। समस्या समाधान में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में बोलकर सोचना ये भी बाधा नहीं डालता है। बाधा जो डालेगा फ्रेंड वो समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए तरीकों पर अटक जाना, अटक जाना क्या है, अटक जाना ये बाधा डाल सकता है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ए है अनुकूलन, बी है अधिसंज्ञान, सी है नियमन, एंड डी है अनुकरण। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता जो कहलाती है वो अधिसंज्ञान कहलाती है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए। स्पष्टीकरण करना क्या है फ्रेंड, निगेटिव है, ये गलत। सेकंड है छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करने चाहिए, एंड सी क्या है, बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करने चाहिए, एंड डी है बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सिर्फ शिक्षक की बात सुनने और उनका पालन करने के लिए कहना चाहिए। तो सिर्फ क्या है फ्रेंड, ये निगेटिव टैग वर्ड है, हतोत्साहित निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, और तो इसमें क्या है, बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करनी चाहिए, पुरस्कार प्रदान करना सोच बदलने के लिए ये निगेटिव है। ओके, छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के साथ क्या करनी चाहिए, चर्चा करना चाहिए और उन्हें उदाहरण भी देने चाहिए और गैर उदाहरण देकर क्या करनी चाहिए, पेश करनी चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, बी पॉजिटिव है। आगे देखते हैं, महारत उन्मुख विद्यार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का कम जो है डर और क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्यौहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। ओके, कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो फर्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, यस ये करेक्ट है। सेकंड, विविधता का सम्मान, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी करेक्ट है। रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, ये निगेटिव है, ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। फर्स्ट है समानुभूति के गुण होने चाहिए, देखभाल के गुण होने चाहिए, प्रामाणिकता के गुण होने चाहिए, लेकिन असहिष्णुता के गुण नहीं होने चाहिए, राइट, ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या होता है, तो ए है पुरस्कार प्रदान करना। तो आप आंतरिक रूप से अगर बच्चे को प्रेरित करेंगे तो आप पुरस्कार, तो ये तो बाहरी हो गया ना, ये तो वाय हो गया, तो ये गलत है। दंड देना तो निगेटिव है, ये गलत है। सी क्या है, सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, एंड डी है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहणकर्ता को प्रोत्साहित कर। निष्क्रिय ग्रहणकर्ता अनुपालन ये क्या है, ये निगेटिव है, ये गलत है। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका जो होता है फ्रेंड्स वो ये होता है कि सीखने का ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, कि अंदर से वो उस चीज़ में अपनत्व और स्वायत्तता
लाकर जो है मतलब आंतरिक रूप से प्रेरित होकर वो उस काम को सीखते हैं। ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि आंतरिक रूप से वो उस काम को सीखें। सीखने का ऐसा माहौल बनाएं कि जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। ओके, तो आंतरिक रूप से सीखने को पे जो बढ़ावा देता है तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है सी वाला। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।